हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 14 मई हफ्ते का दिन। आज सियालकोट में पीटीआई का जलसा होने जा रहा था, लेकिन आखिरी खबरें आने तक, जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जलसा गाह में बुलडोजर मंगवाए गए हैं और सामान उठाकर फेंका जा रहा है। नाज़रीन, ये इस हुकूमत का, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। हमजा शहबाज शरीफ, जो कि एक गैर आइनी वज़ीर आला है और जिसको मैं हमजा कुकड़ी के नाम से जानता हूँ, उसकी ये हरकतें जो हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ साथ अवाम के उस समंदर को बिल्कुल नहीं रोक सकती जो कि अब बाहर निकल आया है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहाकर ले जाएगा। बौखलाहट का ये आलम है कि मर्दान के जलसे के बाद सियालकोट में, जो कि सियालकोट जो है वो एक ऐसा शहर है, तारीखी शहर है कि जहाँ से पाकिस्तान के तसव्वुर के खालिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जन्म लिया और भी बेशुमार शख्सियात जो हैं वो सियालकोट से नामवरी पैदा कर चुकी हैं। इस शहर में जब इमरान खान जलसा करने के लिए आ रहा है तो उसकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया का ये कहना है कि इजाज़त नहीं ली गई उस शख्स के, जिस शख्स की ये ज़मीन मलकियत है, का ताल्लुक जो है मसीही बरादरी से है, जबकि पीटीआई के ज़िम्मेदार अहदेदारान का ये कहना है कि 10 रोज़ से इजाज़त के लिए इंतज़ामिया को कहा गया। इंतज़ामिया टाल मटोल से काम ले रही थी और आज जब जलसा होने जा रहा था और इससे पहले मर्दान अटक के जो जलसे हैं उनकी तादाद देखकर इतने बौखला चुके थे कि अब इसके सिवा इनको कोई चारा नज़र नहीं आया कि वहाँ से जलसा गाह का सामान उखाड़ कर फेंक दिया जाए। लिहाजा ऐसे होछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे। नाज़रीन, ये तो ताज़ा तरीन सूरत थी सियालकोट के जलसा गाह की, जहाँ से मैंने आपको बताया कि उस्मान डार और उनके साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा आज हम जिस मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं वो बड़े अहम हैं और वो मौज़ूआत वो हैं जिसके बारे में बीबीसी ने 9 अप्रैल की कहानी बयान की थी और हमने अपने एक प्रोग्राम में उसी कहानी की तस्दीक करते हुए आपको ये सारी दास्तान सुनाई थी। मर्दान के जलसे में हमारी इसी बात को तकरीबन जो है वो इमरान खान ने सेकंड कर दिया है। और इमरान खान ने जलसे में क्या कहा, क्या बातें हुई और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें जर्नलिस्टों को बताई, उनसे भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले कि आप मेरी मुफीद और मालूमाती वीडियोस अपने तक बर वक्त पहुँचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या दोस्तों से सब्सक्राइब नहीं करवाया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपको मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे बड़ी खबर जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ वो ये है कि मर्दान के जलसे में इमरान खान ने इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए, इतने बड़े बड़े राज खोल दिए कि अब शायद उनकी ज़िंदगी को ख़तरात भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो न्यूट्रल हैं, अब वो न्यूट्रल कौन है ये सब आप जानते हैं। न्यूट्रल जो हैं उन्होंने एक आखिरी मुलाकात की और उस मुलाकात में इमरान खान ने उनको कहा कि अगर हमारी हुकूमत को भेजा गया तो आपकी मुल्की मैशियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये ही पैगाम शौकत तरीन के ज़रिए भी दिया गया। लेकिन जब 9 अप्रैल का वाक़या हुआ तो 9 अप्रैल को जिस तरह के हालात पैदा किए गए बकौल इमरान खान के, वो उनकी तरफ से किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार नहीं था। और जब इमरान खान कहते हैं कि मैंने उनको ये कहा कि साजिश हो रही है हुकूमत को हटाने के लिए,
تو مجھ سے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور آخرکار میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی، اور پھر اس عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ ساتھ کیا ہوا یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ رات کو عدالتیں کس کے کہنے پر کھلی؟ محلے کے ایس ایچ او کے کہنے پر تو نہیں کھلی، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹرز میں کون لوگ آئے، انہوں نے عمران خان کو کیا کہا اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب تو آہستہ آہستہ باتیں ناظرین سامنے آتی جا رہی ہیں۔ آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات کی تھی، اور اب یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ تھپڑ کس نے مارا تھا، دھکا کس نے دیا تھا۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی سزا بھی اللہ کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی، اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی اور حکومت کو چلتا کیا۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے۔ ہم اس پہ کیا 10 نکات ہیں جو عمران خان نے بیان کیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی تھی اور امریکہ کیا چاہتا تھا، لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ یہ کہانی تحریک عدم اعتماد سے کئی عرصہ پہلے چل پڑی تھی، اور وہ اس طرح سے چل پڑی تھی کہ جب انہوں نے ایک بیان دیا امریکیوں نے کہ ہمارے تو پاکستان کے ساتھ بڑے ہی مثبت تعلقات ہیں، لیکن اسی دوران جب امریکی جو سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ ملنے کے لیے آیا عمران خان کو، تو انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی یا پاکستان آرمی کے چیف کو ملیں، کیونکہ یہ معاملہ جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اڈے حاصل کرنے کا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ان کو یہ بات جب انہوں نے سنی تو ظاہر ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں امریکی جو ہیں، ان کے جو ہے نا کان کھڑے ہو گئے، ماتھا ٹھنکا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ عمران خان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن ڈائریکٹلی، یہ میں آپ کو وہ سٹوری بتا رہا ہوں جو اندر کی کہانی ہے، لیکن ڈائریکٹلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں اڈے دیں گے کہ نہیں، بلکہ ایک جرنلسٹ کو تیار کیا گیا، اور اس جرنلسٹ نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر امریکی آپ سے اڈے مانگیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو عمران خان نے فوری طور پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور اسی ایبسلیوٹلی ناٹ کی رپورٹ کی روشنی میں یہ پلان تیار کیا گیا کہ عمران خان کو کب رخصت کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد میں نیا امریکی سفیر تعینات کیا گیا، سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی گئیں، اور پھر آخرکار عدم اعتماد کی تحریک کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ عمران خان کو رخصت کر دیا گیا۔ لیکن انکشافات اپنی جگہ، میں 1 سے لے کے 10 تک تو آپ کو نہیں گنواؤں گا، بہت سارے میڈیا چینلز پر باتیں آ چکی ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس مرتبہ یہ بغاوت ہوئی ہے، فوج نے بغاوت کی پاکستان میں اور کو کیا، کو کرنے کے بعد حکومت کو راستے سے ہٹایا، لیکن ایک طریقہ کار اس کے اوپر، ایک جو چاندی کا ورق لگا دیتے نا مٹھائی کے اوپر، وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ چاندی کا ورق لگا، وہ چاندی کا ورق لگا کے تحریک عدم اعتماد کا بہانہ بنا لیا گیا اور پھر لوگوں کو خریدا گیا۔ اچھا، یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ایک ایسا منحرف ایم این اے جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ایک سیف ہاؤس میں بھی رہا، اور وہاں سے وہ ووٹ ڈال کر جو ہے وہ اس کو واپس بھیجا گیا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو یہ غدار کہا کرتے تھے، وہی وہ ایم این اے ایسا ہے کہ جس کو پاکستان آرمی کے ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا، اور پھر جب اس نے ووٹ ڈال دیا تو وہاں سے اس کو روانہ کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال ہو اور پھر بھی پاکستان کی فوج کے کچھ جرنیل جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ بھئی یہ کس قسم کے نیوٹرل ہیں آپ کو تو اگر کوئی سازش کے بارے میں پرائم منسٹر نے بتایا تھا تو آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا، بلکہ ڈیفینڈر بننا چاہیے تھا، پاکستان کے پروٹیکٹر بننا چاہیے تھا۔ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی تھی تو پاکستان کے محافظ بننا چاہیے تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی نیوٹرل ہیں۔ آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ اگر ملک کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا نازک مرحلہ آ جائے تو آپ اپنی تنخواہ کو حلال کرتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو آپ کس طریقے سے نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ یا تو پھر آپ کو نیوٹرل کا مطلب نہیں پڑھایا گیا، تو یا پھر آپ جو ہے عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آج عمران خان کی باڈی لینگویج دیکھ کر خاصا میں جو ہے وہ پریشان ہوا ہوں کہ خان صاحب آپ بڑے غصے میں نظر آتے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے
कि वो एक नहीं, दो नहीं, कई वर्दियाँ उतरवा कर जो है ना अब वो चैन से बैठेंगे, क्योंकि वो इतने गुस्से में नज़र आ रहे हैं और अब हालात इस किस्म के बनते जा रहे हैं कि वो मुल्क की खातिर तमाम राजों से पर्दा उठाने के लिए तैयार होंगे। और ये लोग अंदर से डरे हुए हैं कि अगर हमारे राजों से खान साहब ने को पर्दा उठा दिया तो फिर हमारे लिए अवाम में जाना, पाकिस्तान में रहना इंतहाई मुश्किल होगा। खैर वो पाकिस्तान में नहीं भी रहे तो कोई नहीं, उनके बाहर भी मामला बहुत हैं। अब ये इतलात भी आ रही हैं कि जनरल बाजवा जो हैं इमरान खान के इंकशाफात की रोशनी में अब कपकपा रहे हैं। अब जो है उनकी वो जो याद सादक कहता था टांगे कपकपा रही थी इंडिया ने जब अभिनंदन का मामला, तो वो कुछ इस किस्म की सूरत बकौल याद सादक के हो सकती है कि वो अब कपकपा रहे हों, क्योंकि इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब बात नहीं होगी। और हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान से बात करने के लिए बार बार रब्ता किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने तमाम नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब बात उसी वक्त होगी जब पाकिस्तान में नए इलेक्शन की तारीख दी जाएगी, तो उसके बाद मैं बात करूंगा। उससे पहले उन्होंने अपने तमाम नंबर ब्लॉक कर दिए और किसी किस्म की कोई बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान की खबरें, पाकिस्तान की अपडेट, तज्जिया। और अब हम चलते हैं लंदन की तरफ। लंदन में क्या हो रहा है? लंदन में एक कन्विक्टेड मफरूर अदालती भगोड़ा पाकिस्तान की कैबिनेट के फैसले कर रहा है, पाकिस्तान की कैबिनेट की सदारत कर रहा है। दिल खून के आंसू रोता है कि जब इस किस्म के लोग पाकिस्तान के कानून की धज्जियां बिखेर रहे हों। लेकिन हैरत तो ये है इस बात पे कि कोई जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, कोई जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके कहे कि आप सो मोटो एक्शन लें, क्योंकि जिस मकसद के लिए आपने ये सारा कुछ किया था वो मकसद तो पूरा ही नहीं हो रहा। बीमार साहब जो है वो लंदन में बैठ के पूरी पार्टी की कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं। दूसरे जो है आसिफ अली जरदारी साहब वो दुबई में मज़े लेने चले गए हैं। और हमारी इतला के मुताबिक तो ये जो डॉलर महंगा हुआ है वो भी इसलिए हुआ है कि आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर बॉक्सेस भरकर जो है डॉलर वो वहाँ से दुबई मुंतकिल किया है। और ये तहकीकात भी मैं कर रहा हूँ, जैसे इसकी तहकीकात की रिपोर्ट मिलेगी आप तक लाऊंगा कि कितने डॉलर संदूकों में भर के ले गए और कितनी लूट मार की। और अब जो है वो बाप बेटा मज़े लेने के चक्कर में है। और लेकिन इधर जो है सूरत हाल वो ये है कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ अभी तक ये यकीन दहानी नहीं करा सके कि अगर आप लाहौर आते हैं तो फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं होंगे। वो फौरी तौर पर गिरफ्तार होंगे और यही वो लम्हा होगा जब दोनों भाइयों में शदीद झगड़ा होगा और पाकिस्तान तोड़ने वालों का मुंह काला होगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का खात्मा करूं, प्रोग्राम ख़त्म करूं, ये भी बताता चला जाऊं कि मार्केट में डॉलर महंगा कैसे हुआ है। मार्केट से डॉलर जो है वो आसिफ अली जरदारी के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो दुबई गए हैं तो संदूकों के संदूक भर के वो ले गए हैं वहाँ से, यानी उसका सोना और पैसा। तो अब जो है ना वो डॉलर मार्केट में जो है 190 रुपये तक चला गया है और अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ले जाने वाले तो ले जा चुके हैं। तो ये है सारी सूरत हाल पाकिस्तान की मीशत की। 10 बिलियन का जो है रिजर्व रह गया है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो जाए और फिर पाकिस्तान की आवाम श्रीलंका के आवाम की तरह अपने वज़रा को सड़कों पर लटाकर उनको आग लगाने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।